क्या आप जानते हैं एक स्टडी के मुताबिक 2020 तक लगभग 14 करोड़ लोग परसिस्टेंट एडीएचडी से अफेक्टेड थे और लगभग 36 करोड़ एडल्ट्स में एडीएचडी के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें कि देखा गया है कि मेल्स फीमेल्स के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित त्यागी और बाय प्रोफेशन में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसको लेके लोगों के मन में अक्सर कंसर्न बना रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडीएचडी के बारे में, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं एडीएचडी होता क्या है। एडीएचडी एक न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति को अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी होती है। एडीएचडी इमोशन, थॉट्स और एक्शंस की एबिलिटी को ही खाली डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि लोगों में कुछ इन चीजों को भी मैनेज करने में मुश्किल क्रिएट करती है। जैसे कि बच्चा एक जगह आसानी से बैठ नहीं पाता है, वो एक जगह टेंशन नहीं दे पाता है, अपने मूड को इजीली रेगुलेट नहीं कर पाता है, साथ ही साथ अगर आप उसको कोई टास्क देते हैं तो उस पर फुली फोकस भी नहीं कर पाता है। तो आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं कि एडीएचडी कितने प्रकार का होता है। एडीएचडी 3 प्रकार का होता है, जिसमें से इसके सिम्टम्स एडल्ट और बच्चे में अलग अलग देखे जाते हैं। जिसमें से पहला टाइप है इसका इनअटेंटिव टाइप, दूसरा टाइप है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, तीसरा टाइप है कंबाइंड प्रेजेंटेशन। तो चलिए पहले बात करते हैं इनअटेंटिव टाइप की। इस टाइप में मेनली बच्चे अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी कि उनको पर्टिकुलर किसी टास्क में अटेंशन लगाने में, ऑर्गेनाइज रहने में डिफिकल्टी होती है। ये टाइप बाकी 2 टाइप से अलग होती है और इस टाइप को पहले अटेंसिव डिफिसिट डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि एडीडीज को पहले कहते थे। सेकेंड टाइप है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें बच्चे काफी इम्पल्सिविटी से सफर करते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चे एक जगह शांति से नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा, वो काफी वोकल होते हैं, काफी आपसे सवाल पूछते रहते हैं, जो कि पूछना अच्छी बात है, लेकिन वो अगर अधिकांश सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पल्सिविटी दर्शाता है। जनरली इस टाइप में बच्चों में फोकस करने में दिक्कत नहीं आती है और देखा गया है कि ये ज्यादातर यंगर चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। इसका तीसरा टाइप है कंबाइंड प्रेजेंटेशन। जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, इसके अंदर दोनों पिछले टाइप के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, यानी कि बच्चा आपका इंटरटेंटिव भी रहेगा और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव भी रहेगा। ये टाइप सबसे कॉमन टाइप है और लगभग 70% केसेस इसी टाइप के होते हैं। और यदि आपके दिमाग में एडीएचडी की कोई इमेज बनती है तो ये टाइप उस इमेज में बिल्कुल फिट बैठता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं एडीएचडी के कॉजेस के बारे में। एडीएचडी के एग्जैक्ट कॉजेज अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके होने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें पहला है जेनेटिक्स। यदि आपके परिवार में किसी को एडीएचडी है तो देयर इज अ चांस कि आपके बच्चे को भी इसके होने का रिस्क बढ़ सकता है। हैविंग अ सिग्निफिकेंट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड। थर्ड है प्रीमैच्योर बर्थ। फोर्थ है कोई भी एक्सपोजर या एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कि आपके पेरेंट्स किसी लेड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उससे आप हाईली एक्सपोज्ड हैं। फिफ्थ है लाइफस्टाइल फैक्टर। यदि बच्चा लैक्टेशन पीरियड पे है और मदर लैक्टेट करा रही है और उस टाइम पे अगर मदर की हैबिट्स हैं स्मोकिंग और अल्कोहल की, तो देयर आर हाई चांसेस बच्चे को एडीएचडी के सिम्टम्स आ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। एडीएचडी में कुछ ये लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि एक चीज पर फुली फोकस न करना। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा एक टास्क पर फुली अटेंटिव नहीं हो पाता है, वो अक्सर टास्क को बीच में छोड़कर भाग जाता है या फिर स्कूल होमवर्क को भी वो फुली कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है स्कूल टीचर्स का, क्योंकि वो बच्चे के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए अपने स्कूल टीचर के साथ टच में रहें, अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते रहें और साथ साथ जो भी रिलेटेड कंसर्न होते हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस करें। दूसरा है पुअर लिसनिंग स्किल, यानी कि जब भी आप बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो प्रॉपरली उस इंस्ट्रक्शन को फुली नहीं सुनते हैं और बीच में ही उसको अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज करने में या कंप्लीट करने में डिफिकल्टी आती है। टास्क से मेरा मतलब है उनके रेगुलर काम। यदि आप बच्चे को कोई भी काम करने को बोलते हैं, जैसे कि अपना ये सामान उठा के यहाँ से वहां रख दीजिए, तो पूरा उस चीज को नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से वो टास्क पूरा नहीं हो पाता है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा
कि बच्चे इजीली किसी भी टास्क को करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो कोई गेम खेल रहे हो, चाहे वो कुछ देख रहे हो। इसके अलावा फिजिटिंग बिहेवियर और रेस्टलेसनेस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वो इजीली चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और अपने अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कि वो स्कूल में अपने सामान को भूल आएंगे, वो अपनी चीज़ें भूल जाएंगे या फिर वो उस चीज़ को फुली नोटिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको बच्चे में काफ़ी एनर्जी भी देखने को मिल सकती है कि वो एक जगह पर बैठ नहीं रहा है, वो लगातार भागे जा रहा है, वो लगातार स्पिन करे जा रहा है। कुछ ये सिम्टम्स भी आपको बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। और एंड में इम्पल्सिविटी और एक्सेसिव टॉकिंग भी आपको बच्चे में देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। एडीएचडी को डायग्नोस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जरूरत होती है और ये इवैल्यूएशन कई स्टेप्स में बेस्ड होता है। सबसे पहला है क्लिनिकल इंटरव्यू, जिसमें आपके डॉक्टर सबसे पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिसमें पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स से बच्चे के बिहेवियर और डेवलपमेंट के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है बिहेवियर रेटिंग स्केल, जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन और रेटिंग स्केल्स यूज किए जाते हैं जो कि एडीएचडी के सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, जिसके अंदर आते हैं सबसे पहला है कॉर्नर्स रेटिंग स्केल, दूसरा है वेंडरबिल्ट असेसमेंट स्केल, थर्ड है चाइल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रेटिंग स्केल्स। ये स्केल्स खाली बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अडल्ट्स में भी मेजर करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है, जिसको हम अडल्ट एडीएचडी सेल्फ रिपोर्ट स्केल बोलते हैं। थर्ड है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट, यानी कि हम इसमें बच्चे को डिफरेंट एनवायरमेंटल सेटिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि बच्चा घर पे कैसे बिहेव कर रहा है और वहीं वो सेम बिहेवियर वो स्कूल में रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, घर पे अपने टास्क को किस हिसाब से मैनेज कर रहा है, स्कूल में अपने टास्क को किस हिसाब से मैनेज कर रहा है। ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिनको देखते हुए हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि ये पॉइंटर्स वो ही हमें अच्छे से बता सकते हैं। फोर्थ है सेल्फ रिपोर्ट, जिसमें टीनेजर्स और एडल्ट्स अपने एक्सपीरियंसेस और अपने बिहेवियर को लेकर एक सेल्फ रिपोर्ट देते हैं, जिससे ये उनके सिम्टम्स के प्रेजेंस और इम्पैक्ट को गॉज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपकी एक मेडिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ताकि किसी और भी कंडीशन को रूल आउट किया जा सके। साथ ही साथ एक क्राइटेरिया इवैल्यूएशन भी किया जा सकता है, जैसे कि DSM-5। इन्हीं डायग्नोस्टिक मेथड को फॉलो करते हुए आपके डॉक्टर एक प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं और साथ ही साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो एंड में अब हम जानेंगे कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वैसे इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, लेकिन कई मल्टी फैसेटेड अप्रोचेस के थ्रू, जिसमें कि मेडिकल और नॉन मेडिकल अप्रोचेस शामिल होते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट प्लान्स कुछ स्पेसिफिक एज और नीड्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें से कुछ ये ट्रीटमेंट अप्रोचेस हम लोग यूज करते हैं। जिसमें से पहला है मेडिकल इंटरवेंशन, जिसके अंदर स्टिमुलेंट्स और नॉन स्टिमुलेंट्स होते हैं जो बच्चे के सिम्टम्स के बेसिस पे उनको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। दूसरा है बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आता है सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड, इसका मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट अप्रोच है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे के रेगुलर सिम्टम्स को असेस करके, मॉनिटर करके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, जो कि बच्चे को डेली लिविंग एक्टिविटीज में, टास्क ओरिएंटेशन में, उसको कैसे अपने आप को संभालना है, खुद को या ऑर्गेनाइज करना है, उसमें बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। ये थेरेपी बच्चे के सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज को भी एड्रेस करता है, जो कि उसके बाकी सिम्टम्स को एक्सजरेट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एडीएचडी के बच्चों के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली एक स्ट्रक्चर्ड प्लान डिजाइन करते हैं, जिसमें उनकी डेली नीड्स को मद्देनजर रखते हुए एक चार्ट प्लान दिया जाता है कि क्या वो रेगुलर एक्टिविटीज कर सकता है, क्या वो चीज़ें मैनेज कर सकता है, कैसे एक रूटीन शेड्यूल बना सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग एज अ थेरेपिस्ट एडवाइज करते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड होम इंटरवेंशंस भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को एक प्रॉपर हेल्दी डाइट दें, साथ ही साथ उसको रेगुलर एक्सरसाइज कराएं, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड सम स्पोर्ट्स। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप बच्चे को एक्स्ट्रा किसी भी टास्क के लिए पुश ना करें। एडीएचडी के ट्रीटमेंट प्लान को इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जा सकता है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। तो दोस्तों, एडीएचडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको जल्दी समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू ही हम एक अच्छा इसका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। तो यदि आपको अपने बच्चे में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।